नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक दिलचस्प और शायद थोड़े कम चर्चित हिस्से पर गौर करेंगे, मौलिक कर्तव्य। जी। ये क्या है? इन्हें संविधान में शामिल क्यों किया गया, जबकि शुरू में ये थे ही नहीं? और आज इनकी अहमियत क्या है? हमारी ये बातचीत आधारित है मौलिक कर्तव्य सिद्धांत और प्रावधान नाम के स्रोत पर, खासकर इसके अध्याय 10 के अंशों पर। हमारा मकसद है इन कर्तव्यों से जुड़ी खास बातों को आसानी से, बिल्कुल सहज तरीके से समझना। और देखिए, सबसे पहली और दिलचस्प बात यही है कि जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार तो थे, पर मौलिक कर्तव्यों का कोई जिक्र नहीं था। जी हाँ। तो सवाल उठता है कि करीब 26 साल बाद इन्हें जोड़ने की जरूरत क्यों महसूस हुई? चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। तो जैसा हमने कहा, मूल संविधान में सिर्फ मौलिक अधिकारों की बात थी, कर्तव्यों की नहीं। हाँ, सरकार या राज्य के क्या कर्तव्य होंगे, वो राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में जरूर बताए गए। ये बात गौर करने लायक है। उस वक्त संविधान बनाने वालों को शायद लगा कि भाई, जो नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं, वो अपने कर्तव्यों को खुद ही समझ लेंगे। उन्हें अलग से लिखने की जरूरत नहीं समझी गई। लेकिन फिर 1976 में आपातकाल के दौरान 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 10? हाँ, शुरू में 10 और फिर 2002 में एक और कर्तव्य शामिल किया गया। 11 हो गए कुल। और ये विचार आया कहाँ से? मैंने सुना है कि इसकी प्रेरणा पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के संविधान से ली गई थी। जी हाँ, ये एक अहम पहलू है। क्योंकि अगर आप अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी जैसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के संविधान देखें, हाँ। तो उनमें नागरिकों के कर्तव्यों की कोई अलग से लिस्ट नहीं मिलती। जापान शायद एक ऐसा प्रमुख लोकतंत्र है जहां कर्तव्यों का जिक्र है। अच्छा। दूसरी तरफ जो समाजवादी देश थे, जैसे पूर्व सोवियत संघ, उन्होंने हमेशा अधिकारों और कर्तव्यों दोनों को बराबर महत्व दिया। यूएसएसआर के संविधान में तो साफ लिखा था कि नागरिक अपने अधिकारों और आज़ादी का इस्तेमाल तभी सही ढंग से कर सकते हैं जब वे अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को भी निभाएं। मतलब वहां अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए माने गए थे। तो भारत में ये समाजवादी मॉडल वाला विचार कैसे आया? इसका संबंध स्वर्ण सिंह समिति और 42वें संविधान संशोधन से है ना? बिल्कुल। 1976 में देश में आंतरिक आपातकाल लगा हुआ था, 1975 से 77 तक। हाँ, वो दौर। उसी दौरान तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। अच्छा। इस समिति का काम ही ये था कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिशें दे, क्योंकि उस वक्त ऐसा महसूस किया जा रहा था कि नागरिकों को उनके कर्तव्यों का एहसास दिलाना जरूरी है। क्यों? ऐसा क्यों लगा उस समय? शायद ऐसा माहौल बन गया था जिसमें लगा कि लोग अधिकारों की बात तो बहुत कर रहे हैं, पर शायद कर्तव्यों को भूल रहे हैं। एक तरह का असंतुलन महसूस किया गया होगा। तो इस समिति ने क्या कहा? क्या सिफारिशें दी? समिति ने सबसे अहम सिफारिश ये की कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों के लिए एक अलग अध्याय ही होना चाहिए। बिल्कुल अलग से। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को ये समझना होगा कि अधिकार मिलते हैं तो साथ में कुछ कर्तव्य भी निभाने होते हैं। ये कोई एक तरफा मामला नहीं है। एक संतुलन की बात। हाँ, एक तरह से ये अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश थी, जो शायद उस समय की जरूरत महसूस हुई। और सरकार ने ये सिफारिश मान ली। हाँ, केंद्र में उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने इन सिफारिशों को माना। 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पास किया गया। वही जैसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं कभी-कभी। हाँ बिल्कुल, उसमें बहुत सारे बदलाव हुए थे। तो इसी संशोधन से संविधान में एक नया हिस्सा जोड़ा गया, भाग 4A। भाग 4A। जी, जिसमें सिर्फ एक ही अनुच्छेद है, 51A। इसी अनुच्छेद में पहली बार नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य बताए गए। और ये भी कहा गया कि इन्हें पहले शामिल न करना एक ऐतिहासिक भूल थी। जी हाँ, सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने उस समय यही कहा था कि संविधान बनाते समय मौलिक कर्तव्यों को शामिल न करना एक ऐतिहासिक भूल थी, जिसे अब सुधारा जा रहा है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। स्वर्ण सिंह समिति ने असल में 8 कर्तव्य सुझाए थे। सिर्फ 8? हाँ, सिर्फ 8, पर सरकार ने 10 शामिल किए। और उससे भी ज्यादा रोचक बात यह है कि समिति की कुछ सिफारिशें ऐसी थीं जिन्हें सरकार ने माना ही नहीं। अच्छा, वो कौन सी सिफारिशें थी जिन्हें नहीं माना गया, और क्यों लगता है आपको कि ये महत्वपूर्ण है जानना? ये जानना जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि कर्तव्यों को कितना सख्त, कितना लागू करने योग्य बनाने का इरादा था और क्या नहीं। समिति ने 3 मुख्य बातें कही थीं जो नहीं मानी गई। बताइए। 1, अगर कोई नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन न करे
ये करने से मना करे तो संसद कानून बनाकर उस पर जुर्माना या सजा लगा सके, मतलब दंड का प्रावधान हो। 2, ऐसी सजा देने वाले किसी भी कानून को अदालत में इस आधार पर चुनौती ना दी जा सके कि वो किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। उसे अदालती समीक्षा से बाहर रखा जाए। ओह, ये तो काफी सख्त होता। बिल्कुल। और 3, टैक्स यानी कर चुकाना भी एक मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। टैक्स देना भी, ये तो आज भी बहस का मुद्दा रहता है। सही कहा। तो इन सिफारिशों को ना मानना बहुत महत्वपूर्ण था। इसका मतलब साफ था कि सरकार कर्तव्यों को अनिवार्य और दंडनीय बनाने से मतलब हिचक रही थी। हाँ, उन्हें शायद एक नैतिक जिम्मेदारी के तौर पर ही ज्यादा देखा जा रहा था। बिल्कुल, नैतिक जिम्मेदारी, कानूनी बाध्यता नहीं। इसी वजह से ये गैर न्यायोचित बने रहे, जिन पर हम अभी बात करेंगे। ठीक है, तो समिति की कुछ बातें मानी गई, कुछ नहीं। अब देखते हैं कि आखिर वो कौन से कर्तव्य हैं जो अनुच्छेद 51A में शामिल किए गए हैं। अब 11 हैं। क्या हम उन्हें मोटे तौर पर समझ सकते हैं? पूरी लिस्ट शायद याद रखना मुश्किल हो। हाँ, बिल्कुल। 11 कर्तव्यों को हम कुछ श्रेणियों में बांटकर देख सकते हैं। समझने में आसानी होगी। हाँ, बताइए। पहला ग्रुप कह सकते हैं राष्ट्र और संविधान के प्रति। इसमें क्या है? संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। ठीक है। साथ ही देश की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, उसे बनाए रखना और जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना। ये तो सीधे सीधे राष्ट्र से जुड़े कर्तव्य हो गए। जी। फिर दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को जिन ऊंचे आदर्शों ने प्रेरित किया, उन्हें दिल में संजोए रखना और उनका पालन करना। जैसे अहिंसा, सत्य वगैरह। हाँ, बिल्कुल। फिर तीसरा है सामाजिक सद्भाव और नारी सम्मान। इसमें कहा गया है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और भाईचारे की भावना बढ़ाएं। धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग के आधार पर भेदभाव ना करें और ऐसी प्रथाओं को छोड़ें जो स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ हों। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। चौथा है सांस्कृतिक विरासत। हमारी मिलीजुली संस्कृति, जिसे सामासिक संस्कृति कहते हैं, उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसे बनाए रखें। ये सामासिक संस्कृति क्या है? इस पे कभी-कभी थोड़ी बहस होती है ना? हाँ, होती है। इसका सीधा मतलब है हमारी मिलीजुली विविध संस्कृति, भारत की विविधता में एकता वाली बात। लेकिन हाँ, इसकी व्याख्या अलग-अलग हो सकती है। ठीक है, अगला। अगला है पर्यावरण संरक्षण। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, उसे सुधारना। इसमें जंगल, झील, नदी, वन्यजीव सब आते हैं और सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। पर्यावरण का ध्यान। फिर है वैज्ञानिक सोच और सुधार। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, मानववाद को बढ़ावा देना और ज्ञान हासिल करने और सुधार करने की भावना का विकास करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये भी एक ऐसा शब्द है। हाँ, जिसके मायने पर बहस हो सकती है, लेकिन मूल भावना है तर्कसंगत सोच और अंधविश्वास से दूरी। समझ गया। और फिर है सार्वजनिक संपत्ति और अहिंसा, यानी सरकारी संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। ठीक है। उसके बाद है उत्कृष्टता की ओर प्रयास। व्यक्तिगत हो या सामूहिक, हर काम में बेहतर करने की लगातार कोशिश करना, जिससे देश आगे बढ़े। मतलब अपना सर्वोच्च देना। बिल्कुल। और आखिरी, जो बाद में जोड़ा गया, शिक्षा का अवसर। 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को उनके माता-पिता या अभिभावक द्वारा शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ये 2002 में 86वें संशोधन से आया। अच्छा, ये तो शिक्षा के अधिकार से भी जुड़ता है फिर। जी हाँ, ये उसी संशोधन का हिस्सा था जिसने शिक्षा को मौलिक अधिकार भी बनाया। तो ये कर्तव्य काफी व्यापक लगते हैं। राष्ट्र, समाज, संस्कृति, पर्यावरण, व्यक्तिगत विकास, शिक्षा, सब कुछ शामिल है। लेकिन इनकी प्रकृति क्या है? क्या ये मौलिक अधिकारों की तरह ही लागू होते हैं? आपने गैर न्यायोचित कहा था। हाँ, यहीं पर एक बड़ा फर्क आता है। इन कर्तव्यों की कुछ खास बातें हैं, विशेषताएं हैं। बताइए। पहली बात, जैसा हमने देखा, इनमें कुछ नैतिक कर्तव्य हैं, जैसे स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन, और कुछ नागरिक कर्तव्य हैं, जैसे संविधान का सम्मान करना, झंडे का सम्मान करना। नैतिक और नागरिक दोनों तरह के। जी। दूसरी बात, ये कर्तव्य काफी हद तक भारतीय परंपराओं, पौराणिक कथाओं, धर्मों और जीवन मूल्यों से जुड़े हुए लगते हैं। एक तरह से ये भारतीय जीवन शैली के कुछ अहम पहलुओं को ही संहिताबद्ध, मतलब कोडिफाई कर दिया गया हो।
तीसरी बात, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं। जबकि कुछ मौलिक अधिकार जैसे जीवन का अधिकार वो विदेशियों को भी मिलते हैं। ये भी एक अहम अंतर है। बिल्कुल। और चौथी सबसे अहम बात, ये गैर न्यायोचित हैं। नॉन जस्टिसेबल। इसका ठीक ठीक मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर कोई इन कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो आप सीधे अदालत जाकर उन्हें लागू नहीं करवा सकते, जैसे आप मौलिक अधिकारों के हनन पर जा सकते हैं। संविधान में इनके उल्लंघन पर किसी सीधी सजा का प्रावधान नहीं है। गैर न्यायोचित, तो फिर इनका फायदा क्या है? क्या ये सिर्फ कहने की अच्छी बातें हैं? और आपने ये भी कहा कि स्वर्ण सिंह समिति ने तो सजा का प्रावधान रखने की सिफारिश की थी, जिसे माना नहीं गया। तो क्या ये इन्हें कमजोर नहीं बनाता? ये एक बहुत वाजिब सवाल है और इसी आधार पर इनकी आलोचना भी होती है। काफी आलोचना हुई है। क्या कहते हैं आलोचक? आलोचक कई बातें कहते हैं। पहली कि ये सूची अधूरी है, इसमें वोट डालना, टैक्स देना, परिवार नियोजन जैसे जरूरी कर्तव्य शामिल क्यों नहीं है? टैक्स देने की बात तो स्वर्ण सिंह समिति ने भी कही थी। हाँ, ये तो है। दूसरी आलोचना है कि कुछ कर्तव्य बहुत अस्पष्ट हैं, अनेकार्थी हैं, आम आदमी के लिए समझना मुश्किल है, जैसे उच्च आदर्श, सामाजिक संस्कृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इनका ठीक ठीक क्या मतलब है, इस पर मतभेद हो सकता है। डीडी चावला जैसे कानून के जानकारों ने भी उस समय कहा था कि ये शब्द आम लोगों की समझ से परे हो सकते हैं। तीसरी आलोचना वही गैर न्यायोचित होने वाली बात कि ये सिर्फ नैतिक उपदेश हैं। हाँ, आलोचक इन्हें महज नैतिक उपदेशों की संहिता कहते हैं। उनका कहना है कि बिना सजा के डर के इन्हें कौन गंभीरता से लेगा। चौथी आलोचना यह है कि ये अनावश्यक थे। अनावश्यक मतलब कुछ का तो ये भी मानना था कि इन्हें संविधान में लिखने की जरूरत ही नहीं थी। जो नागरिक जिम्मेदार हैं वे तो वैसे भी इन कर्तव्यों का पालन करते। भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल C.K. डाफ्ट्री ने तो मजाक में कहा था कि 99.9% नागरिक तो कानून मानते ही हैं, उन्हें उनके कर्तव्य बताने की क्या जरूरत है। अच्छा। और एक और आलोचना है इनके स्थान को लेकर। इन्हें संविधान के भाग 4 निदेशक सिद्धांत के बाद भाग 4A में रखा गया है। हाँ? आलोचकों का कहना है कि इन्हें भाग 3 मौलिक अधिकार के ठीक बाद रखना चाहिए था, ताकि इनका महत्व अधिकारों के बराबर लगे। भाग 4 के बाद रखने से ये एक परिशिष्ट, मतलब एक एक्स्ट्रा चीज जैसे लगते हैं। ये आलोचनाएं तो काफी गंभीर लगती हैं, खासकर ये कि अगर इन्हें लागू ही नहीं किया जा सकता कानूनी तौर पर, तो फिर ये संविधान में क्यों है? क्या इनका कोई महत्व है भी या नहीं? देखिए, आलोचनाओं के बावजूद इन कर्तव्यों का महत्व माना जाता है। इसके भी कई कारण हैं। हाँ, वो क्या है? पहला, ये नागरिकों को याद दिलाते हैं, एक रिमाइंडर की तरह हैं कि भाई, अधिकारों का आनंद ले रहे हो तो कर्तव्य भी निभाने हैं। देश, समाज और साथ ही नागरिकों के प्रति जिम्मेदारियां भी हैं। याद दिलाना। दूसरा, ये चेतावनी का काम करते हैं राष्ट्र विरोधी या समाज विरोधी कामों के खिलाफ, जैसे झंडा जलाना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। ये कर्तव्य याद दिलाते हैं कि ऐसा करना गलत है। एक तरह की नैतिक सीमा। बिल्कुल। तीसरा, ये प्रेरणा का स्रोत हैं, नागरिकों को प्रेरणा देते हैं, उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना जगाते हैं। ये बताते हैं कि देश को आगे बढ़ाने में हर नागरिक की भूमिका है। वे सिर्फ दर्शक नहीं हैं, बल्कि सक्रिय भागीदार हैं। चौथा, ये अदालतों के लिए मददगार हैं। ये अदालतों को किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जांच करने और उसे तय करने में मदद करते हैं। अच्छा, कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में, जैसे मोहन कुमार सिंघानिया 1991 और रामलीला मैदान घटना 2012 में, ये माना है कि अनुच्छेद 51A का इस्तेमाल कानूनों की व्याख्या करने और उनकी वैधता तय करने में किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान के भाग 3 अधिकार, भाग 4 निदेशक सिद्धांत और भाग IVA कर्तव्य आपस में जुड़े हैं। इन्हें अलग थलग नहीं देखा जाना चाहिए। ये तो काफी महत्वपूर्ण बात है। जी हाँ। और पांचवा महत्व ये है कि ये कानून द्वारा प्रवर्तनीय है। लेकिन आपने तो कहा था ये गैर न्यायोचित है। हाँ, वो सीधे तौर पर लागू नहीं होते, लेकिन संसद को ये अधिकार है कि वो इनमें से किसी भी कर्तव्य को पूरा करवाने के लिए कानून बना सकती है। और अगर संसद ऐसा कानून बनाती है तो उसका उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान भी कर सकती है। अच्छा, मतलब संसद चाहे तो इन्हें कानूनी रूप दे सकती है। बिल्कुल। और जैसा हम आगे देखेंगे, कुछ मामलों में ऐसे कानून पहले से मौजूद भी हैं जो इन कर्तव्यों से जुड़ी बातों को कवर करते हैं। ठीक है, तो ये सीधे लागू ना होते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण है। अब जरा उस समय पर वापस चलते हैं जब इन्हें जोड़ा गया था। आपातकाल का दौर था। उस समय इन्हें लाने के पीछे राजनीतिक तर्क क्या दिए गए थे? सरकार ने क्या कहा था? हाँ, ये जानना जरूरी है कि उस समय की सरकार ने इसे कैसे जायज ठहराया।
तत्कालीन कानून मंत्री HR गोखले थे। उन्होंने कहा था कि आज़ादी के बाद, खासकर आपातकाल से ठीक पहले, कुछ लोग, मतलब लोगों का एक वर्ग, स्थापित कानूनी व्यवस्था का सम्मान नहीं कर रहा था। और ये मौलिक कर्तव्य उन बेचैन आत्माओं पर, उन्होंने यही शब्द इस्तेमाल किया, बेचैन आत्माओं पर शांत प्रभाव डालेंगे। बेचैन आत्माएं, इशारा किसकी तरफ था? उनका इशारा शायद उन राजनीतिक विरोधियों और आंदोलनों की तरफ था जो उस समय सरकार के खिलाफ थे। अच्छा। इसी तरह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि इससे लोकतंत्र मजबूत होगा और अधिकारों और कर्तव्यों के बीच एक संतुलन बनेगा। तो एक तरफ लोकतंत्र को मजबूत करने की बात थी, दूसरी तरफ शायद विरोध को नियंत्रित करने का भी एक पहलू इससे जुड़ा था। ये तो बड़ा दिलचस्प विरोधाभास लगता है। लोकतंत्र को मजबूत करने की बात उस समय की जा रही थी जब खुद लोकतंत्र पर सवाल उठ रहे थे आपातकाल की वजह से। बिल्कुल, ये उस समय की राजनीति का एक पहलू था। लेकिन एक और बात ध्यान देने वाली है। जब आपातकाल खत्म हुआ और 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार आई, तो उन्होंने 42वें संशोधन की कई चीजों को बदल दिया, पर मौलिक कर्तव्यों को नहीं हटाया। इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये वाकई एक बहुत अहम बात है। जनता सरकार ने 43वें और 44वें संशोधनों से 42वें संशोधन के कई विवादास्पद प्रावधानों को पलट दिया था, लेकिन मौलिक कर्तव्यों को वैसे ही रहने दिया। हाँ, उन्हें नहीं छुआ। इससे लगता है कि भले ही इन्हें लाने का समय और तरीका विवादास्पद रहा हो, पर शायद सभी राजनीतिक दल बाद में कहीं न कहीं इस बात पर सहमत हो गए थे कि संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का जिक्र होना चाहिए। इनकी जरूरत और वांछनीयता पर एक तरह की आम सहमति बन गई थी। और 2002 में जब एनडीए सरकार ने 86वें संशोधन से शिक्षा वाला कर्तव्य जोड़ा, तो ये बात और पुख्ता हो गई कि कर्तव्यों का विचार भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में पूरी तरह स्वीकार्य हो चुका है। यानी शुरुआत भले ही विवादास्पद रही हो, पर वक्त के साथ इनका महत्व स्वीकार कर लिया गया। आपने पहले जिक्र किया था कि संसद कानून बनाकर इन्हें लागू करवा सकती है, और कुछ मामलों में कानून है भी। क्या इस पर कोई और काम हुआ है, कोई समिति वगैरह? जी हाँ, 1999 में वर्मा समिति बनाई गई थी, जस्टिस JS वर्मा की अध्यक्षता में। इसका काम यही देखना था कि जो मौलिक कर्तव्य संविधान में लिखे हैं, क्या उनको लागू करने के लिए या उनसे जुड़ी बातों के लिए पहले से कोई कानूनी प्रावधान मौजूद है। अच्छा, उन्होंने क्या पाया? समिति ने पाया कि हाँ, कई कर्तव्यों से जुड़े कामों के लिए पहले से ही कानून बने हुए हैं। उन्होंने कई उदाहरण दिए। जैसे कि? कुछ उदाहरण देंगे? हाँ, बिल्कुल। जैसे पहला कर्तव्य है संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना। जी। इसके लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, जो इनके अनादर को रोकता है। ठीक है। फिर पांचवा कर्तव्य है भाईचारा बढ़ाना, धर्म, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव न करना। हाँ। इसके लिए भारतीय दंड संहिता IPC में प्रावधान है, जो अलग अलग समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाने पर सजा देते हैं। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 भी जाति धर्म आधारित अपराधों पर लागू होता है। अच्छा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 भी धर्मीय जाति के नाम पर वोट मांगने या नफरत फैलाने पर संसद या विधानसभा सदस्य को अयोग्य ठहरा सकता है। यानी कई कानूनों ने ये बातें पहले से हैं। जी। तीसरा कर्तव्य है देश की एकता अखंडता की रक्षा करना। IPC में ऐसे आरोप या बयान देना जो राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाएं दंडनीय है। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 UAPA किसी सांप्रदायिक संगठन को गैर कानूनी घोषित कर सकता है। सातवां कर्तव्य है पर्यावरण की रक्षा। इसके लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, जो दुर्लभ जीवों के व्यापार को रोकता है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, जो जंगलों की अंधाधुंध कटाई को नियंत्रित करता है। तो वर्मा समिति ने ये दिखाया कि कई कर्तव्य सिर्फ नैतिक बातें नहीं हैं। बिल्कुल, उनके पीछे कानूनी ताकत भी है, भले ही वो ताकत सीधे अनुच्छेद 51A से ना आकर दूसरे कानूनों से आती हो। तो ये पूरी तरह से दंतहीन नहीं है, जैसा कुछ आलोचक कहते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत से क्या सार निकलता है? मौलिक कर्तव्य जो शुरू में नहीं थे, जिन्हें आपातकाल के विवादास्पद दौर में जोड़ा गया, जिनकी आलोचना भी हुई कि वे अधूरे हैं, अस्पष्ट हैं और लागू करने योग्य नहीं है, फिर भी वो टिके रहे और आज भी संविधान का हिस्सा हैं। बिल्कुल, सार यही है कि ये भारतीय लोकतंत्र का एक अहम, भले ही कम चर्चित हिस्सा बन चुके हैं। ये लगातार याद दिलाते हैं कि नागरिकता सिर्फ अधिकारों का नाम नहीं, जिम्मेदारियों का भी नाम है।
अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये नैतिक मार्गदर्शन देते हैं, अदालतों को कानून समझने में मदद करते हैं और जैसा वर्मा समिति ने दिखाया, कई मामलों में अप्रत्यक्ष रूप से ही सही पर कानूनी तौर पर लागू भी होते हैं या हो सकते हैं अगर संसद चाहे। तो ये नागरिकों में देश के प्रति अपनेपन और जिम्मेदारी की भावना जगाने का एक संवैधानिक प्रयास है। हाँ, कह सकते हैं, एक निरंतर प्रयास। यहाँ एक विचार करने वाली बात ये रह जाती है, शायद सोचने के लिए एक सवाल, बिल्कुल, कि ये जो संतुलन है, एक तरफ ये कर्तव्य सीधे अदालत में लागू नहीं करवाए जा सकते, दूसरी तरफ संसद इनके लिए कानून बना सकती है और कुछ मामलों में संबंधित कानून हैं भी। यह संतुलन असलियत में काम कैसे करता है? हाँ। क्या ये तरीका प्रभावी है? क्या नागरिक इन्हें गंभीरता से लेते हैं? और क्या भविष्य में जैसे जैसे समाज और राजनीति बदलेंगे, इन कर्तव्यों की समझ और इनका महत्व भी बदलेगा, या शायद नए कर्तव्य जोड़ने की जरूरत पड़ेगी? ये सोचने के लिए खुला सवाल है। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।